हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 4 है, जिसका टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ गैसेस एंड इट्स टाइप्स। यानी इस वीडियो में हम सबसे पहले जो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस है उसकी बात करेंगे, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे कैसे वो होता है, कौन कौन सी उसकी कंडीशंस हैं, उन सब के डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सपेंड होंगी, उनके वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। तो वो कैसे होगा? तो ये दो तरह से होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कैसे कैसे हो सकता है एक्सपेंशन ऑफ गैसेस? पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस और दूसरा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। यानी एक्सपेंशन ऑफ गैसेस आइसोथर्मल कंडीशंस पे भी हो सकता है और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस एडियाबैटिक कंडीशंस पे भी हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं दोनों की डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का एक्सपेंशन आइसोथर्मल कंडीशन पर। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। तो यहां पर इस एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के दौरान सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या कहेंगे? इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रोसेस में क्या होगा? जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कैन अकर इन टू डिफरेंट वेज। जो गैसेस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन है वो दो अलग अलग तरीकों से हो सकता है। कैसे हो सकता है? पहला है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस, दूसरा है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस रिवर्सिबल तरीके से भी हो सकता है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस इरिवर्सिबल तरीके से भी हो सकता है। अब इन दोनों को हम डिटेल में बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की। अब स्टूडेंट्स, आपने थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस लेक्चर में भी बात कर रखी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जहां पे सिस्टम धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में आगे बढ़ता है और हर स्टेज पे सिस्टम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कंडीशन में जा सकता है। तो हम यहाँ पे भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले रिवर्सिबल का मीनिंग क्या है। तो अ प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल if a change is brought out in such a way that the process could at any moment be reversed by an infinitesimal change। यानी कोई भी चेंज, कोई भी प्रोसेस को रिवर्सिबल कब कहा जाएगा? जब उस चेंज को इस तरह से किया जाए या वो चेंज इस तरह से हो कि प्रोसेस किसी भी मोमेंट पर छोटे से चेंज के द्वारा भी रिवर्स किया जा सके। ठीक है, तो हम ये भी कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अ रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इनफाइनाइटली स्लोली बाय अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स such that the system and the surrounding are always in near equilibrium with each other। रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से ही समझ में आ रहा है, जो छोटे छोटे स्टेप्स में होगा और उसमें हर स्टेप में सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। यानी सिस्टम और सराउंडिंग आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। सिस्टम फॉरवर्ड और बैकवर्ड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेज पे इक्विलिब्रियम स्टेट आपको देखने को मिलेगी, तभी उस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन प्रोसेस की, तो ऑब्वियसली जो गैस अंदर किसी सिस्टम के अंदर रख रखी है वो इंक्रीज इन वॉल्यूम शो करेगा, और इंक्रीज इन वॉल्यूम शो करेगा तो जो गैस के अंदर का प्रेशर है, जो सिस्टम के अंदर का प्रेशर है, वो बाहर से जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो वो कम होगा, तभी तो प्रेशर में डिक्रीज होगा, तभी वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? इन एन एक्सपेंशन प्रोसेस, क्योंकि हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, क्या होगा? द एक्सटर्नल प्रेशर इज always less than the pressure of the system or the pressure of the gas। आपने किसी सिस्टम के अंदर किसी गैस को भर रखा है और एक्सटर्नली जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उस एक्सटर्नल प्रेशर को धीरे धीरे डिक्रीज होना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर को धीरे धीरे कम होना पड़ेगा, तभी गैस के वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा गैस के प्रेशर के या सिस्टम के प्रेशर से कम होगा, तभी आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या कह देंगे? पी एक्सटर्नल इज ऑलवेज लेस देन पी गैस, और वी कैन से पी एक्सटर्नल इज लेस देन पी सिस्टम, जो सिस्टम आपने वहां पे ले रखा है। ठीक है, अब देखिए हम कुछ कंडीशन को इमेजिन करते हैं।
Suppose there is a system having 1 mole of an ideal gas fitted with a frictionless piston and the gas occupies volume V1. सबसे पहले हमने कंडीशन क्या एज्यूम की है कि एक सिस्टम है जिसके अंदर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फिल कर रखा है और उस सिस्टम पे क्या कर रखा है हमने, एक फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन लगा रखा है जिससे कि हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकें, और जो गैस उसके अंदर फिल कर रखी है उसने वॉल्यूम V1 ऑक्यूपाई कर रखा है। अब यहाँ पे दो तरह के प्रेशर हैं, एक जो आप इस पिस्टन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो जो कि है एक्सटर्नल प्रेशर, और एक जो सिस्टम के अंदर जो आइडियल गैस भर रखी है वो जो अप्लाई कर रही है इनसाइड से इंटरनली अप्लाई कर रही है, वो है प्रेशर ऑफ द गैस। तो हम क्या कहेंगे, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो तो है P एक्सटर्नल, और जो गैस एक्सर्ट कर रही है वो है P गैस। तो व्हाट वी कैन से, द एक्सटर्नल प्रेशर इज P एक्सटर्नल व्हाइल द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज P गैस, राइट। गैस जो अंदर से प्रेशर लगा रही है सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट है वो है P गैस, और जो बाहर से पिस्टन की हेल्प से जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो है P एक्सटर्नल। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये है मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन जिसके थ्रू एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा और उसको कंट्रोल किया जाएगा। हमने सिस्टम के अंदर आइडियल गैस भर रखी है जो कि जो प्रेशर लगा रही है वो है P गैस। तो P गैस इनसाइड से लग रहा है गैस का प्रेशर, P एक्सटर्नल इस पिस्टन की हेल्प से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। जो आइडियल गैस यहाँ पे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो है V1। ठीक है, तो जो सारी कंडीशन हमने एज्यूम की है वो इस डायग्राम से समझ में आ रही है। मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन प्रेजेंट है, P एक्सटर्नल जो आउटसाइड से प्रेशर लग रहा है, P गैस जो इनसाइड से प्रेशर लग रहा है, और आइडियल गैस आपने यहाँ पे फिल कर रखी है, और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है आइडियल गैस वो है V1। ठीक है, अब आगे देखिए, when there is a slight decrease in the external pressure by dP, there is an expansion of gas equal to dV। यानी जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसमें छोटा सा कमी होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा, थोड़ा सा आप एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दोगे, कितने से कम करोगे, डीपी से, एक स्लाइट चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर करोगे, तो उस वजह से जो गैस इनसाइड है इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट आइडियल गैस है उसका एक्सपेंशन होगा डीवी वॉल्यूम के इक्वल। तो जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर में डीपी से डिक्रीज किया गया वैसे ही गैस का एक्सपेंशन होगा डीवी वॉल्यूम के इक्वल। अब कैसे होगा तो इसको जरा डायग्राम से समझते हैं, देखिए ध्यान से। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले इनिशियली पिस्टन था, अब पिस्टन थोड़ा ऊपर की ओर उठा है, एक्सटर्नल प्रेशर डीपी से कम हुआ है। तो अब क्या हो गया, गैस का वॉल्यूम कितना हो गया V2, और गैस का वॉल्यूम हो गया V2, तो जो ये चेंज हुआ वो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, डीवी से। यानी पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम V2 हो गया, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो हो गया डीवी, राइट। और आप यहां पे क्या कह रहे हो कि एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से कम है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर में डीपी से कमी की गई तब गैस के प्रेशर के इक्वल आया। तो P एक्सटर्नल माइनस डीपी इज इक्वल टू P गैस। ठीक है, अब आगे देखिए। अब क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर में स्लाइट डिक्रीज किया गया जिस वजह से एक्सपेंशन ऑफ गैसेस हुआ, तो ऑब्वियसली वहां पे वर्क डन होगा, और वो वर्क डन कितना होगा उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, द वर्क डन ड्यू टू स्लाइट डिक्रीज इन द प्रेशर इज गिवन एज, जो प्रेशर में आपने स्लाइट डिक्रीज किया उस वजह से जो वर्क डन हुआ वो कितना होगा, तो इट विल बी कैलकुलेटेड एज dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल माइनस dP dV। हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा V। अब क्योंकि प्रेशर यहाँ पे क्या है, माइनस P डेल्टा V हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि स्लाइट चेंज इन प्रेशर है इसलिए छोटा सा वर्क डन आएगा, वो होगा dW माइनस प्रेशर कितना है, P एक्सटर्नल माइनस dP, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है, dV। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो dW क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल dV प्लस dP dV। अब ये प्लस कहां से आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब dP भी एक छोटा सा टर्म है, स्लाइट चेंज इन प्रेशर, dV भी एक छोटा सा टर्म है, स्लाइट चेंज इन वॉल्यूम। तो dP dV का जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ही छोटा होगा जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि dP dV इज वेरी स्मॉल सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो dW क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल dV। dW क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल dV। ये हो गया छोटा सा वर्क डन जो उस स्लाइट डिक्रीज इन प्रेशर करने पर हुआ। लेकिन अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है जो गैस के रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान हुआ वॉल्यूम V1 से V2 जाने पर, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ध्यान से।
The total work done during the reversible isothermal expansion of gas from volume V1 to V2 is given as, यानी जो टोटल वर्क डन होगा इस पूरे प्रोसेस में वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए ध्यान से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2, लिमिट्स क्या हो गई V1 से V2 dW। हमें जो टोटल वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस निकालना है वो हो जाएगा, इंटीग्रेशन हम करेंगे dW जो वर्क डन हमारे पास आया उसका। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो लिमिट्स अप्लाई करेंगे, या लिमिट्स हो जाएगी V1 से V2। अब हम क्या करते हैं, जो dWs की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ dW वी गेट, क्या हो जाएगा जब हम dW की वैल्यू पुट कर देंगे तो W रिवर्सिबल आएगा लिमिट्स V1 से V2 इंटीग्रेशन माइनस P एक्सटर्नल dV। अब हमें इस P एक्सटर्नल की वैल्यू रखनी है, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प लेंगे जहां से P एक्सटर्नल की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, वी नो दैट फॉर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से हमारे पास n मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए क्या आएगा, P एक्सटर्नल V इज इक्वल टू nRT। P एक्सटर्नल V क्या होगा, nRT के इक्वल होगा। सो P एक्सटर्नल क्या आएगा, nRT अपॉन V। P एक्सटर्नल क्या आएगा, nRT अपॉन V। ठीक है, ये जो P एक्सटर्नल हमारे पास आया इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एक्सटर्नल इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या होगा जब हम P एक्सटर्नल की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो W रिवर्सिबल आएगा इंटीग्रेशन लिमिट्स V1 से V2 माइनस nRT बाय V डॉट dV। अब n यहाँ पे कांस्टेंट है, RB कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो TB कांस्टेंट है। तो माइनस nRT एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रेशन लिमिट्स V1 से V2 dV बाय V। ठीक है, अब हम यहाँ पे dV बाई V का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा log बेस E V। तो देखिए ध्यान से, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस nRT log बेस E V और हमारे पास लिमिट्स है V2 से V1। अब लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो W रिवर्सिबल क्या आएगा, माइनस nRT log बेस E V2 माइनस log बेस E V1। अब आपने पढ़ रखा है कि log M माइनस log N क्या होता है, log M अपॉन N। तो यहाँ पे log बेस E V2 माइनस log बेस E V1 क्या हो जाएगा, log बेस E V2 बाय V1। तो इसको अप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से क्या कहा यहाँ पे कि log बेस E M माइनस log बेस E N क्या होता है, log M अपॉन N, राइट। तो log M अपॉन N हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस nRT log बेस E V2 अपॉन V1। ठीक है, अब ये log बेस E है, इसको नेचुरल log को log बेस E को हमें log बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक कन्वर्जन फैक्टर 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो W रिवर्सिबल क्या आ जाएगा, माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। ये हमारा हो जाएगा वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ V2 एंड V1 वॉल्यूम। ठीक है, अब हम जानते हैं फ्रॉम बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से हम क्या जानते हैं कि जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वहां PV कांस्टेंट आता है और P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। So from Boyle's law we know that P1 V1 is equal to P2 V2. So P1 upon P2 कितना आएगा, V2 upon V1। तो हमारे पास जो वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस का फॉर्मूला V2 और V1 के टर्म्स में आया था, उसी को ही हम P1 और P2 के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस प्रेशर के टर्म्स में क्या आएगा वो देखिए ध्यान से। तो हम क्या कहेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 बाय V1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या हो जाएगा, V2 V1 को रिप्लेस कर देंगे P1 P2 से, तो W रिवर्सिबल आ जाएगा माइनस 2.303 nRT log बेस 10 P1 अपॉन P2। ठीक है, तो हमने वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर ली, उसके दो फॉर्मूले देख लिए, एक फॉर्मूला देखा वॉल्यूम के टर्म में और दूसरा देखा प्रेशर के टर्म्स में। अब आगे देखिए, वी नो दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस W रिवर्सिबल। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं कि Q रिवर्सिबल क्या आता है, माइनस W रिवर्सिबल के इक्वल। W रिवर्सिबल का फॉर्मूला ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो Q रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस
2.303 nRT log base 10 V2 upon V1। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो Q रिवर्सिबल क्या हो जाएगा प्लस 2.303 nRT log base 10 V2 upon V1। इसी तरह से जो Q रिवर्सिबल है वो हमने वॉल्यूम के टर्म्स में निकाला है, उसको प्रेशर के टर्म्स में भी कह सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, तो Q रिवर्सिबल क्या हो जाएगा प्लस 2.303 nRT log base 10 P1 अपॉन P2। तो हमने Q रिवर्सिबल और W रिवर्सिबल के दोनों फॉर्मूले देख लिए, प्रेशर के टर्म्स में भी और वॉल्यूम के टर्म्स में भी। अब आगे देखिए, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस में इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में जो डेल्टा T है वो जीरो है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए डेल्टा E भी क्या आएगा जीरो। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या आएगा जीरो क्योंकि हमारे पास डेल्टा T जीरो है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज डेल्टा H क्या आएगा जीरो क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा T जीरो है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम आगे बात करते हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब क्या होगा, गैस का एक्सपेंशन होगा आइसोथर्मल कंडीशन पर ही होगा, लेकिन इस बार इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल में क्या होगा, प्रेशर एकदम से डिक्रीज किया जाएगा, एक ही स्टेप में किया जाएगा, जिससे कि गैस का एक्सपेंशन होगा। गैस का एक्सपेंशन इस बार भी होगा, लेकिन इस बार प्रेशर छोटे छोटे स्टेप्स में ना कर कर एक बार में ही सीधा सडनली डिक्रीज किया जाएगा सिंगल स्टेप में, जिससे कि गैस का एक्सपेंशन हो जाएगा। राइट, तो पहली बात तो हमने यही कही है यहाँ पे। During the isothermal irreversible expansion of gas, the external pressure is decreased suddenly in a single step, due to which expansion of gas occurs। कि जब isothermal irreversible expansion of gas की आप बात कर रहे हो तो वहां पे external pressure suddenly decrease किया जाता है, single step में decrease किया जाता है, जिस वजह से गैस का expansion होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि गैस का प्रेशर के कंपैरिजन में एक्सटर्नल प्रेशर कम है और आपने एक्सटर्नल प्रेशर इतना कम किया है सडनली, लेकिन जीरो नहीं किया है। और दूसरा केस हम लेंगे जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर के कंपैरिजन में आपने कम रखा है और एक्सटर्नल प्रेशर को पूरा ही जीरो कर दिया है। तो दो अलग अलग कंडीशन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट केस हम क्या कह रहे हैं, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस देन प्रेशर ऑफ गैस बट एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर आपने कम किया लेकिन जीरो नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे, इन दिस कंडीशन द पिस्टन मूव अपवर्ड्स सच दैट द एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस बट डज नॉट बिकम जीरो। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपने पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कराया और ऐसा मूव कराया कि प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हुआ, सडनली डिक्रीज हुआ, एक स्टेप में भी डिक्रीज हुआ, लेकिन जीरो नहीं हुआ। इतना कम हो गया, कुछ ना कुछ उसकी एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू रह गई, वो एकदम से जीरो नहीं हुआ। ठीक है, अब इस प्रोसेस में जो आएगा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस, जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो नहीं है उस समय जो वर्क डन आएगा वो कितना होगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए ध्यान से। तो हम क्या कह देंगे, वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस इज गिवन एज। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस जब हो रहा है तो उस दौरान वर्क डन क्या आएगा, तो W इरिवर्सिबल हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। P एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू है, V1 जो इनिशियल वॉल्यूम है, V2 जो फाइनल वॉल्यूम है। इस तरह से हमारे पास आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस के दौरान वर्क डन जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं केस 2 की। सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस देन P गैस एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस से कम है, लेकिन इस बार एक्सटर्नल प्रेशर एग्जैक्टली जीरो कर दिया आपने, यानी पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कराया और एक्सटर्नल प्रेशर एकदम से जीरो कर दिया। अब जैसे ही आपने एक्सटर्नल प्रेशर एकदम से जीरो कर दिया तो गैस फ्रीली एक्सपेंड होगी, जैसे कि गैस वैक्यूम में एक्सपेंड होती है। ओके, तो जो ये वाली कंडीशन है जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है उसको फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस भी बोलते हैं या एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही बात यहां पे कही गई है केस 2 के अंदर कि ड्यूरिंग दिस कंडीशन द पिस्टन मूव अपवर्ड्स इन सच अ वे दैट द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम जीरो। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ उड़ता है और इस तरह से उड़ता है कि एक्सटर्नल प्रेशर एकदम से क्या हो गया, जीरो हो गया। दिस इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। इसको क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस बोलते हैं। एंड द एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, और क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। अब क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला है W इरिवर्सिबल
रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और जब एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो है यहाँ पे तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो। अब जब वर्क डन ही नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी नहीं होगा क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है इसलिए वर्क डन नहीं हो रहा, और वर्क डन भी नहीं हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज भी नहीं हो रहा है, तो क्यू भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जब जब गैस का फ्री एक्सपेंशन होता है, जब जब गैस का वैक्यूम में एक्सपेंशन होता है तो क्यू भी जीरो है, डेल्टा ई भी जीरो है, वर्क डन भी जीरो है, पी एक्सटर्नल भी जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की, जिसका नाम है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। यानी इस बार गैस का एक्सपेंशन होगा एडियाबैटिक कंडीशंस पर, और एडियाबैटिक कंडीशंस क्या होती हैं, जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, कोई हीट ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में देखने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या कह देंगे, इन दिस प्रोसेस नो हीट एक्सचेंज अकर्स बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस में क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा, हेंस Q is equal to zero, और we can say dQ is equal to zero for this process। इस प्रोसेस के लिए कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। Q equal to zero लिखें, लेकिन इसको अच्छे शब्दों में कहें तो हम dQ equal to zero कह सकते हैं। हीट एक्सचेंज जीरो होगा, हीट की कोई वैल्यू यहां पे नहीं आएगी, हीट एक्सचेंज यहां पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस दो अलग अलग तरीकों से हो सकता है, वैसे ही एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस भी दो अलग अलग तरीकों से देखने को मिल सकता है। तो हम क्या कहेंगे, Adiabatic expansion of gas also occurs in two different ways। Adiabatic expansion of gas भी दो अलग अलग तरीकों से हो सकता है। कैसे, Adiabatic reversible expansion of gas, irreversible adiabatic expansion of gas, यानी एक बार रिवर्सिबल तरीके से, दूसरी बार इरिवर्सिबल तरीके से। ठीक है, तो दोनों की डिटेल में बात करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस की। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या होगा, तो देखिए जब आप बात कर रहे हो एडियाबैटिक प्रोसेस की तो ऑब्वियसली क्यू तो है ही नहीं, क्यू तो जीरो है, हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, डी क्यू जीरो हो गया, और प्रोसेस है रिवर्सिबल, तो इस दौरान वर्क डन भी होगा। अब वर्क डन होगा और हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करेगा। तो इस प्रोसेस में एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस के दौरान जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल आएगा, जैसा कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बात करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, द वर्क डन इन द एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब क्योंकि Q जीरो है, Q का कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे, तो W एडियाबैटिक क्या आएगा, डेल्टा E के इक्वल, क्योंकि Q का यहाँ पे वैल्यू जीरो है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस कैन बी सेड फ्रॉम द हेल्प ऑफ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि जब Q का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो W एडियाबैटिक किसके इक्वल आएगा, डेल्टा E के चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब डेल्टा E का फॉर्मूला क्या होता है, N CV डेल्टा T। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, CV क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और ये हमारे पास आ गया N मोल्स ऑफ गैस के लिए। अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो CV डेल्टा T हो जाएगा, N मोल्स ऑफ गैस है इसलिए क्या हो गया, N CV डेल्टा T। ये जो डेल्टा E की वैल्यू है या ये जो डेल्टा ई का फॉर्मूला है यही W एडियाबैटिक के इक्वल होगा। तो हम क्या कह देंगे, W एडियाबैटिक जो आएगा, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस एट एडियाबैटिक कंडीशन में जो वर्क डन आएगा वो W एडियाबैटिक होगा डेल्टा ई के इक्वल, जो कि होता है NCV डेल्टा T फॉर N मोल्स ऑफ गैस। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब आगे देखिए, तो हम क्या कह देंगे, इक्वेशन 2 डिनोट्स द वर्क डन इन द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। जो गैस का एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है उसमें जो वर्क डन आता है वो होता है NCV डेल्टा T के इक्वल। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की, जो कि है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो जिस प्रकार से आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस जो था वो दो कंडीशंस में हुआ था, वैसे ही इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस भी दो अलग अलग तरीकों से होगा। सो हम क्या कहेंगे, इट कैन ऑल्सो अकर इन 2 डिफरेंट वेज। पहला तरीका सेम वैसे ही, एक्सटर्नल प्रेशर कम करो लेकिन जीरो नहीं करो, और दूसरा तरीका सेम वैसे ही, एक्सटर्नल प्रेशर कम करो और एकदम से जीरो कर दो। तो केस 1 क्या हो गया, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस देन प्रेशर ऑफ गैस बट एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू जीरो।
आपने एक्सटर्नल प्रेशर को गैस के प्रेशर के कंपैरिजन में कम किया बट एक्सटर्नल प्रेशर को जीरो नहीं किया, तो क्या होगा? इन दिस कंडीशन एक्सटर्नल प्रेशर इज डिक्रीज सडनली इन अ सिंगल स्टेप बट डज नॉट बिकम जीरो ड्यू टू विच द एक्सपेंशन ऑफ गैस अकर्स। इस कंडीशन में आपने एक्सटर्नल प्रेशर को कम किया है, सडनली सिंगल स्टेप में कम किया है, लेकिन उसको जीरो नहीं किया है, और इस ऐसा करने से क्या हुआ? गैस का एक्सपेंशन हुआ। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो एक्सपेंशन हो रहा है, और इस दौरान जो वर्क डन आएगा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में, वो क्या आएगा? देखिए ध्यान से। तो जो वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या आएगा? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है जिसको आपने जीरो नहीं किया है, V2 फाइनल वॉल्यूम है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस 2 की, सेकेंड कंडीशन की, व्हेन P एक्सटर्नल इज लेस देन P गैस। एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर के कंपैरिजन में कम है बट P एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, और इस बार आपने एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर दिया है? जीरो कर दिया है। तो जैसा कि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में समझा था कि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर जीरो कर देते हो तो वो जो एक्सपेंशन होगा एक्सटर्नल प्रेशर जीरो करने पर, उसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, या बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, राइट? तो हम क्या कहेंगे? इन दिस कंडीशन एक्सटर्नल प्रेशर इज डिक्रीज सडनली एंड बिकम जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर को एकदम से डिक्रीज किया गया और उसको जीरो कर दिया गया, इसलिए इसको क्या कहा गया? फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस और एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। और जब ऐसा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा, तो वर्क डन क्या आएगा? जीरो आएगा, राइट? अब आगे देखिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा, हमने सबसे पहले आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस की बात की, फिर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस की बात की, फिर हमने एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस की बात की, फिर हमने एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस की बात की, और उनके सारे केसेस और सारी कंडीशंस को समझा। अब क्योंकि हम यहाँ पे लॉगरिथम का यूज कर रहे हैं, तो लॉगरिथम के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो आप सभी को पता होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड वैल्यूज ऑफ लॉगरिथम। सबसे पहला है log m इंटू n। जब भी कोई log के दो टर्म्स, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो वो ऐड हो जाएंगे, तो log m इंटू n क्या हो जाएगा? log m प्लस log n। सेकेंड फॉर्मूला जो हम बात कर रहे हैं वो है log m अपॉन n। जब भी log के कोई दो फंक्शन जो हो, log लिखा हो और दो फंक्शन एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हो, उनका रेशियो लिया जाए तो माइनस हो जाएंगे, तो log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहे हैं? log बेस 10 m की पावर x। यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, हम सारे log बेस 10 ही ले रहे हैं, और तीसरे फॉर्मूले में क्या किया? कोई भी टर्म हो जिसकी पावर कुछ लगा रखी हो तो पावर आगे आ जाती है, तो log बेस 10 m की पावर x क्या हो जाएगा? x log m। ठीक है, अब देखिए log बेस 10, ये कुछ वैल्यूज हैं, ऊपर वाले 1 2 3 तो क्या थे? फॉर्मूला थे। अब हम कुछ वैल्यूज की भी बात करते हैं। log 10 कितना होता है? 1 होता है। log 1 कितना होता है? 0 होता है। इसी तरह से आगे देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यूज की बात करते हैं। इसी तरह से log 100 कितना होगा? 2 होगा। log 1000 कितना होगा? 3 होगा। log 2 कितना होता है? 0.3010। log 3 कितना होता है? 0.4771। log 5 कितना होता है? 0.6990। और log 7 कितना होता है? 0.8451। ठीक है, अब आगे देखिए। इसी तरह से आगे बात करें, log 11 कितना होता है? 1.0414। इसी तरह से देखिए log 1/10 क्या हो जाएगा? log 1 माइनस log 10। log 1 तो 0 है, log 10 1 होता है, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 आया, तो log 1/10 कितना होगा? -1। इसी तरह से log 1/100 कितना होगा? -2। log 1/1000 कितना होगा? -3। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है उसके बेसिस पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 10 grams of argon gas is compressed isothermally and reversibly at a temperature of 27 degrees Celsius from 10 liter to 5 liter. Calculate Q, W and delta U for this process. R आपको दे रखा है 2.0 कैलोरी पर केल्विन पर मोल एंड एटॉमिक वेट ऑफ आर्गन इज 40 U। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमने बात कही है कंप्रेशन की, जबकि अभी तक हमने जो समझा है वो तो एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है। कंडीशन है हमारे पास जो हमने पढ़ रखी है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन, लेकिन ये कंप्रेशन है, यानी कि आपको जो एक्सपेंशन में वर्क डन निकाला था वो नेगेटिव आया था, कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो फॉर्मूला वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस आंसर आपका किस में आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव होगा कंप्रेशन के दौरान। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए ध्यान से।
तो जैसा कि मैंने अभी कहा, इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ आर्गन गैस वर्क डन इज पॉजिटिव एंड इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन हो रहा है आर्गन गैस का, तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, W रिवर्सिबल कंप्रेशन माइनस, देखो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ फॉर्मूले में प्लस नहीं लिखा है, इसको प्लस को मैंने कट किया है आपको समझाने के लिए कि आप फॉर्मूला वही रखेंगे जो आपने फॉर्मूला सीखा है। क्या सीखा है आपने फॉर्मूला? कि माइनस 2.303 nRT log base 10 V2 अपॉन V1। अब क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम हो गया है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इसलिए जो W रिवर्सिबल कंप्रेशन आएगा वो प्लस में आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे आपको N पुटअप करना होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। मास किसका? आर्गन गैस का। मोलर मास भी किसका? आर्गन गैस का। तो मास ऑफ आर्गन गैस अपॉन मोलर मास ऑफ आर्गन गैस 10 अपॉन 40, दैट कम्स आउट टू बी 0.25 मोल्स। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्या होगा देखिए ध्यान से। तो हम क्या कह देंगे? W रिवर्सिबल कंप्रेशन क्या आएगा? माइनस 2.303 इंटू 0.25 इंटू 2 इंटू 300 लॉग बेस 10 5 अपॉन 10। 2.303 रखा, नंबर ऑफ मोल्स 0.25 है, R की वैल्यू 2 है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। लॉग V2 कितना है? 5 और V1 कितना है? 10। अब log 5/10 को हम क्या लिख देंगे? log 5 माइनस log 10, तो क्या हो जाएगा? W रिवर्सिबल कंप्रेशन इज इक्वल टू माइनस 2.303 मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे आपने 0.25 को 2 से, तो कितना आ गया? 0.50 इंटू 300 log 5 माइनस log 10। log 5 कितना होता है? 0.6990, log 10 कितना होता है? 1। ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो W रिवर्सिबल कंप्रेशन आएगा माइनस 2.303, 0.5 को 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 150 हो गया, और log 5 और log 10 की वैल्यू पुटअप कर दी 0.6990 माइनस 1। 0.6990 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3010 आएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो W रिवर्सिबल कंप्रेशन क्या आएगा? माइनस 2.303 इंटू 150 इंटू माइनस 0.3010, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो W रिवर्सिबल कंप्रेशन आएगा प्लस 103.98 कैलोरी। और ये जो वर्क डन आया वो किस में आया? प्लस में आया, जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। तो आपने देखा कि जब कंप्रेशन वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, फॉर्मूला सेम रखना है, वैल्यूज पुटअप करनी है, आंसर आपका प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब क्योंकि प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल, तो W Q क्या होगा? माइनस W के इक्वल, और डेल्टा T क्या है? 0 है। डेल्टा T 0 है तो डेल्टा E भी क्या आ गया? 0। Q क्या आएगा? माइनस ऑफ W माइनस ऑफ प्लस 103.98 कैलोरी, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो Q क्या आ गया? माइनस 103.98 कैलोरी। ठीक है, अब हमने जितना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है उसकी कुछ लिमिटेशंस की भी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बताता है कि कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ और कितना वर्क डन किया गया, या कितना वर्क डन सिस्टम ने किया या कितना वर्क डन सराउंडिंग ने सिस्टम पे किया, लेकिन हीट फ्लो जो हुआ उसके डायरेक्शन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक हो जाएगा। It tells about the relationship between the heat absorbed and the work performed on or by a system, but gives no explanation about the direction of heat flow. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको रिलेशनशिप बताता है हीट एब्जॉर्ब कितना हुआ और वर्क परफॉर्म कितना हुआ सिस्टम के द्वारा या सिस्टम पर कितना हुआ, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है हीट फ्लो के डायरेक्शन के बारे में। और फर्स्ट लॉ क्या नहीं बताता है? फर्स्ट लॉ हमको किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। तो हम क्या कह देंगे? इट गिव्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं इसके बारे में कोई जानकारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नहीं मिलती है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम एक सिंपल एक्सपेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस गिवन R इज इक्वल टू 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इस बार आपको क्या करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस के दौरान जो होता है, और आपको 2 मोल्स दे दिए गए हैं, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है जिसको केल्विन में बदलना पड़ेगा, और वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो है 10 लीटर से 20 लीटर, और R जो आपको यूज करना है उसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे?
The work done during the isothermal reversible expansion of gas is given as, जो isothermal reversible expansion of gas होता है उसमें जो वर्क डन होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है W reversible is equal to -2.303 nRT log base 10 V2 upon V1। N कितना है हमारे पास 2 मोल्स, R कितना है 0.0821, T कितना है 27 डिग्री सेल्सियस जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 हो जाएगा, V2 कितना है 20 लीटर्स, V1 कितना है 10 लीटर्स। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो W रिवर्सिबल क्या आएगा -2.303 इंटू 2 इंटू 0.0821 इंटू 300 इंटू लॉग बेस 10 20/10 लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। W रिवर्सिबल क्या आएगा -2.303 इंटू 2 0.0821 इंटू 300 लॉग बेस 10 2 हो जाएगा। 20 और 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। log 2 कितना होता है 0.3010, वैल्यू पुट कर देंगे तो W रिवर्सिबल कितना आया -2.303 इंटू 2 इंटू 0.821 इंटू 300 इंटू 0.3010। log 2 कितना होता है 0.3010, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो W रिवर्सिबल आ जाएगा -34.147 लीटर एटमॉस्फेयर। अब क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कि आपको कौन सी यूनिट में कैलकुलेट करना है, तो आप जैसा आपके फॉर्मूले से आ रहा है लीटर एटमॉस्फेयर उसी में कैलकुलेट करेंगे। और अगर मान लो आंसर आपको जूल में मांगा जाए तो इसको जो भी आंसर आया लीटर एटमॉस्फेयर में उसको आप 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जूल में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की है एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के बारे में। हमने कहा कि वो दो तरह से होता है, आइसोथर्मल कंडीशंस पे और एडियाबैटिक कंडीशंस पे। आइसोथर्मल में भी हमने कहा कि वो दो टाइप से हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में भी दोनों कंडीशन को समझा, एक्सटर्नल प्रेशर 0 करते हैं या एक्सटर्नल प्रेशर 0 से कम रखते हैं, 0 नहीं रखते हैं। ओके, 0 से कुछ ज्यादा रखेंगे, 0 से 0 नहीं होने देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर नॉट इक्वल टू 0 है। इस तरह से एडियाबैटिक जो एक्सपेंशन होगा वो भी दो तरह से, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में भी दो कंडीशन होगी, एक्सटर्नल प्रेशर एक तो 0 कर दिया और एक्सटर्नल प्रेशर 0 नहीं किया। और फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस की भी बात की और फिर कुछ लॉ की वैल्यूज और लॉ के फॉर्मूलेस को भी समझा और हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। एक हमने कंप्रेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखा, एक हमने एक्सपेंशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखा। और उम्मीद करते हैं जो भी यहां पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। कोई भी बात, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पूरा वीडियो एंड तक देख लिया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके क्लास 11th की केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स आपको देखने हैं उनको देखिए, वहां उनको पढ़िए और जो भी डाउट आता है वो पूछिए। इसके अलावा अगर हमसे कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी जरूर बताइए ताकि उस पर बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।